हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। चलो भैया, राक्षसा स्ट्रीट को कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो अब हम अंडरग्राउंड की मास्टर को देखते हैं, जो मीटिंग करते हुए पूछती हैं, आजकल अंडरग्राउंड में बहुत सारे भूत दिखने को मिल रहे हैं, इन भूतों को कंट्रोल कैसे किया जाए? क्या किसी के पास कोई सॉल्यूशन है? जिस पर एक बंदा कहता है कि ह्यूमन वर्ल्ड में वॉर का माहौल है, जिस वजह से घोस्ट यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत देर से इस मुद्दे पर डिस्कस करने के बाद मास्टर कहती है कि मैं शियांग कुनलुन को फ्रीली अंडरग्राउंड वर्ल्ड में घूमने का पास दे रही हूँ और आज से वो और उसके साथी घोस्ट से हमें गार्ड करेंगे। मगर कुछ मेंबर्स इस बात से खुश नहीं होते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई नॉर्मल ह्यूमन उनके वर्ल्ड में से फ्रीली घूमे। तभी ली नाम का एक मेंबर बोलता है, तुम एक इमेच्योर हो, अभी तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। ये सुनकर मास्टर गुस्से में गार्ड्स को उसे बाहर फेंकने का ऑर्डर दे देती है, मगर कोई भी गार्ड अपनी जगह से हिलता ही नहीं है और उसकी हिंदी हो जाती है। तभी फिर ली बोलता है कि तुम्हारे फादर को भी पता था कि तुम कितनी नौसिखिया हो, पागल, इसलिए उन्होंने मुझे डिसीजन लेने के लिए चूज किया था और अब तुम्हें जो भी डिसीजन लेना है वो हमारी सहमति से होगा। यहाँ पर शियांग कुनलुन मनी मन सोचता है, यहाँ पर असली मास्टर के पास तो कोई पावर ही नहीं है। मगर लास्ट मास्टर का क्या हुआ था? वो भी तो अमेच्योर था। तभी ली कहते हैं कि शियांग कुनलुन का पास कैंसिल होता है। क्या शियांग कुनलुन, तुम्हें इसके बारे में कुछ कहना है? जिस पर वो मना करते हुए सोचता है, ये मेरे लिए एक अच्छा मौका है। आगे फिर बाहर जाते हुए ली का साथी पूछता है कि लोचा एंशंट बिल्डिंग का क्या हुआ? जिस पर वो कहते हैं, पता नहीं, अब तक साओ यानबिंग और उसके साथी ही उस बिल्डिंग से बाहर आ पाए हैं। जिस पर साथी कहता है, साओ यानबिंग चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो ट्रेजर चेस्ट को नहीं हिला पाएगा। फिर आगे ली पूछते हैं कि वैसे शियांग कुनलुन का क्या हुआ? वो वापस से हॉल ऑफ हीरो में पहुंच गया ना? जिस पर वो कहता है, नहीं तो अब मेच्योर उसे घोस्ट टाउन में घुमाने ले गई हैं। ये सुनकर ली हैरान रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम शियांग कुनलुन को मास्टर के साथ में देखते हैं। मास्टर अपने कांस्टेबल को वहां से भेज देता है और शियांग कुनलुन को अपने पीछे आने को बोलते हैं। ये सुनकर शियांग कुनलुन सोचता है कि क्या इसे नहीं पता, अगर ये मुझे अंदर बुलाएगा तो इसे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। क्या ये सच में बेवकूफी है क्या, या फिर नाटक कर रहा है? खैर, ये एक अच्छा मौका है ये जानने का कि घोस्ट टाउन में है क्या। फिर वो दोनों मेन बिल्डिंग की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और अब हम नन्हे यानबिंग को देखते हैं, जिसे शाओ शाओ ने चेन से पेड़ पर बांध दिया होता है। वो उसे बार बार अपने आप को आजाद करने को कहता है, मगर शाओ शाओ बार बार कहती है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगी। और तभी वो अपने भाई की रोने की आवाज सुनता है और अचानक से सपने से जाग जाता है। यानबिंग देखता है कि वो तो एक जेल में बंद होता है। तभी उसके पास एक आदमी आता है जो बताता है कि मैं यहाँ पर डायरेक्टर हूँ और मैंने तुम्हारे ऊपर कहानी लिखी है कि कैसे एक बच्चे ने राक्षसा स्ट्रीट पर कब्जा कर लिया और घोस्ट को हरा दिया। ये बुक काफी वायरल हो गई और मैं देखते ही देखते फेमस हो गया। देखो, मैं यहाँ तुमसे बात करने आया हूँ ताकि मैं तुम्हारे बारे में और लिख सकूं। ये सुनकर यानबिंग पूछता है, तुमने इतना अच्छा काम किया और ह्यूमन वर्ल्ड में फेमस भी हो, फिर तुम हॉल ऑफ हीरोज को क्यों ज्वाइन किया तुमने? जिस पर वो कहता है, ताकि मैं और ज्यादा पैसे कमा सकूं और मुझे इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। जैसा कि बाकियों को पता है कि तुम्हें हॉल ऑफ हीरोज ने पकड़ा है, मगर मुझे पता है कि तुम जानबूझकर पकड़े गए हो। यानबिंग पूछता है, क्या तुम्हें सही में यह बात पता थी? जिस पर वो कहता है कि हाँ, कह सकते हो। मुझे तो तुम्हारे भाई को किडनैप करने के लिए भेजा गया था ताकि तुम सरेंडर कर दो, और मुझे क्या, सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि बाकियों को भी ऑर्डर मिला था। यानबिंग ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मेरे ऊपर स्टोरी लिखना चाहते हो ना? जिस पर वो हाँ कहता है। तब यानबिंग बोलता है कि कुछ लोग मुझे विलन समझते हैं और कुछ हीरो। मैं तो खुद के बारे में नहीं जानता, फिर तुम स्टोरी में मुझे हीरो कैसे दिखाओगे? मैंने राक्षसा स्ट्रीट छोड़ने से पहले सेक्रेट पकोड़े ट्री को रिस्टोर करने का ट्राई किया था, लेकिन अब मैं तो उसे खुद डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। पास्ट में मुझे एक पीसफुल लाइफ चाहिए था, मगर अब मैं किंग बनना चाहता हूँ। पास्ट में मैं अपने भाई को प्रोटेक्ट करना चाहता था, मगर अब मैं चाहता हूँ कि वो खुद अपने पैरों पर खड़ा हो, और सिर्फ खड़ा ही ना हो, मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने। क्या हो अगर मैं एक कोल्ड हार्टेड विलन बन जाऊं जिससे सब नफरत करते हो? जिस पर डायरेक्टर कहता है कि विनर्स की स्टोरी को सब याद रखते हैं और मैं जैसा तुम्हारी स्टोरी में तुम्हें दिखाऊंगा वैसा ही तुम्हें लोग जानेंगे। ये सुनकर वो पूछता है,
इसका मतलब मुझे विनर बनना पड़ेगा, है ना। फिर डायरेक्टर उसे बाहर ले जाते हैं, जहाँ यानबिंग पूछता है कि वो बंदा कौन है, जिस पर वो बताता है कि इसका नाम गू चेंग है और ये बहुत ही पावरफुल है। उसकी चील की निगाहें हैं और वो तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए ही है। तभी डायरेक्टर लुको आई से पूछता है, आज तुम जल्दी आ गई। तब वो पूछती है कि यहाँ पर एक केट था, आपने देखा। फिर वो कुछ देर यानबिंग को घूरते हुए पूछती है ये कौन है। तो डायरेक्टर बताता है, यही तो यानबिंग है और तुम इससे ही तो मिलने आई हो। जिस पर लुको आई बोलती है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो वापस से केट को ढूंढने लग जाती हैं। फिर यहाँ पर डायरेक्टर बताते हैं कि ये हॉल ऑफ हीरोज की यंगेस्ट मेंबर है। इसने 12 साल की उम्र में ही ड्रैगन आर्मी को हरा दिया था। उसने उसी के स्किन से तो अपना आर्मर बना रखा है। चलो मैं तुम्हें एक और बंदे से मिलवाता हूँ। तुमने मेरी स्टोरी में लूशिया यू नाम के एक बंदे को हराया है। और यहाँ पर फिर वो लूशिया यू के हवाले यानबिंग को करके वहाँ से चला जाता है। तभी लूशिया यू अपने गार्डियन स्पिरिट को समन करता है, जो कि एक ही पंच में सामने के गेट को तोड़ देता है। और फिर लूशिया यू यानबिंग को अंदर बढ़ने को बोलता है। तब यानबिंग पूछता है, तुम ऐसे कब से बन गए। तब वो कहता है कि पहले मैं बहुत कमजोर हुआ करता था, मेरे अंदर डिग्निटी भी नहीं था। एक दिन मैं पानी में डूबकर मरने वाला था, तभी मुझे ली ने बचा लिया और मुझे पता चला कि मैं कमजोर स्पिरिट गार्डियन के जागने की वजह से फील कर रहा हूँ। वैसे अभी तुम डार्क इन्फर्नो में जा रहे हो, जहाँ से कोई भी जिंदा बचकर नहीं आ पाता है। दरअसल यहाँ पर एक स्पिरिट है जो उसे हजारों सालों से गार्ड कर रही है और उस स्पिरिट को स्काउट जेल गार्डियन के नाम से जाना जाता है। चलो अब हम पहुँच गए। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम टाइगर और शान को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर टाइगर शान से पूछती है कि तुम हमारा साथ क्यों दे रहे हो। मतलब तुम तो यानबिंग को सही से जानते भी नहीं हो, फिर भी तुम हमारा साथ दे रहे हो। और तुम अपने भाई शियांग कुनलुन के खिलाफ क्यों जा रहे हो। जिस पर शान कहता है, मैं सिर्फ लाइफ में बैलेंस चाहता हूँ। जब तक यानबिंग वहाँ पर है तब तक कोई भी आसानी से किंग नहीं बन पाएगा। तभी शानबिंग का साथी बताता है कि यानबिंग को हॉल ऑफ हीरोज नहीं पकड़ा है। यह बोलकर वो लड़ने के लिए काफी एक्साइटेड हो जाता है। तभी शान टाइगर से पूछता है, वैसे अगर फिर से गोस्ट टाउन डिस्ट्रॉय होता है तो क्या हम दोनों वापस से दुश्मन बन जाएंगे। जिस पर टाइगर सीधे ना में जवाब देते हुए कहती है कि हिस्ट्री अपने आप को वापस से दोहराती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यानबिंग को डार्क इन्फर्नो में चेन से बांधा गया होता है। तभी उसे याद आता है कि उसकी मॉम ने चेन खोलना सिखाया था। बस वो ट्रिक याद करके वो एक ही बार में आजाद हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से सभी चीजें टूटने लगती हैं और अगले ही पल हम यानबिंग को घायल देखते हैं। तभी यहाँ पर इस जगह का गार्डियन स्पिरिट आ जाता है, जो स्माइल करते हुए कहता है, अरे बच्चे तुम्हारी ये चीप ट्रिक्स यहाँ पर काम नहीं करेगी। जिस पर यानबिंग उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मैं यहाँ से भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, मगर गार्डियन स्पिरिट उसके अटैक को रोक देता है। फिर दोनों के बीच एक तगड़ी फाइट चलती है। एक पॉइंट तो ऐसा आता है जब गार्डियन स्पिरिट यांग के स्पिरिट पर एक खतरनाक हमला करता है, जहाँ बुढ़ा अपने हाथों से उसके स्पिरिट को मसल देता है। खैर अब सीन शिफ्ट होता है और हम लियांग को देखते हैं, जो क्षिया लियान के स्पिरिट से पूछता है कि मेरा भाई कहाँ पर है। तब वो उसे सारी बात बताती है और वो ये भी कहती है कि मैं वादा करती हूँ कि हम सब उसे बचाकर वापस जरूर ले आएंगे, मगर तुम अपने रूम से वो चीजें ले आओ। ये सुनकर वो उसे लेने चला जाता है। फिर क्षियालियन पास्ट की बातों को याद करती है, जहाँ वो यानबिंग से पूछ रही थी कि तुम अपने भाई से मिलने क्यों नहीं जाते हो। जिस पर वो कहता है कि मैं वहाँ पर तब जाता हूँ जब चीजें खराब हो जाती हैं। उसका गार्डियन स्पिरिट काफी ताकतवर है, इसीलिए मैं उससे स्पिरिट लेटर के थ्रू बात कर लेता हूँ। इधर लियान यानबिंग के रूम में कुछ ढूंढ रहा था। फिर उसके हाथों में कुछ लगता है और वो आकर क्षियालियान को दिखाता है। अब हम होंग को देखते हैं, जो केली से पूछता है कि तुम्हारे फेस को क्या हुआ। जिस पर वो बताता है कि ये साइड इफेक्ट्स हैं। होंग उसके मार्क को हटा देता है। जिस पर केली पूछता है कि क्या तुमने यानबिंग को मार दिया। जिस पर होंग अपना मुंह नीचे करते हुए बताता है, मैं उसे नहीं मारूंगा। यह सुनकर केली एक वियरवुल्फ में चेंज हो जाता है। तब होंग कहता है कि मैंने एक रीजन की वजह से तुम्हें ज्वाइन किया है, मगर अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। यह सुनकर केली गुस्से में उससे कहता है कि उसने मेरे भाई को जान से मारा था। तब होंग कहता है कि तुम जितनी बार ट्रांसफॉर्म होंगे उतना तुम्हारा मार्क बढ़ेगा और लास्ट में ऐसी पोजीशन हो जाएगी कि तुम अपने आप को नहीं पहचान पाओगे। यह सुनकर फिर वो ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होते हुए कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर देखने आया था,
कि अंडरग्राउंड प्रीस्ट क्या कर सकता है, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि हम एक वॉर स्टार्ट करने वाले हैं। और तुम्हें तो पता ही होगा, जोकर जैक को धोखा पसंद नहीं है। यहाँ से सीन वापस शिफ्ट होता है शिया लियान पर, जहाँ वो एक जगह जाकर चिल्लाती है कि क्या यहाँ पर कोई है। तभी सामने से एक बंदा आता है। ये देखकर शिया लियान खुश होकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है, मगर तभी उसे जनरल और फेंग रोक देते हैं। तभी वो बंदा जनरल के ऊपर हमला कर देता है, मगर वो एक वॉल बनाकर बच जाते हैं। तभी शिया लियान पूछती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, जिस पर जनरल उसको बताते हैं कि हमारा यहाँ पर वेलकम नहीं है। तभी उन्हें कुछ एहसास होता है और वो उनके ऊपर हमला करके भागने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि फेंग यहाँ पर कुछ और बंदों को भी काट देता है, जिस पर जनरल बताते हैं कि तुम उन्हें जितना मारोगे वो उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए हमारी यहाँ से भागने में ही भलाई है। वो भागते हुए टावर की तरफ जाते हैं, मगर वो बार बार एक ही जगह पर पहुँच जाते हैं। लास्ट में फिर जब कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो वो सभी उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जो अपने साथी से पूछता है कि क्या तुम उसे पीने नहीं वाले? देखो, गेस्ट तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो जनरल और बाकियों को देखते हुए कहता है, इन्हें लगता है ये ब्रूटल फोर्स का यूज करके जीत जाएंगे। जिस पर उसका साथी कहता है कि यानबिंग उनके ऊपर भरोसा करता है, मगर मैं नहीं। और फिर वो चारों तरफ एक बैरियर लगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये तीनों अपनी स्पिरिट को समन करते हुए सभी बंदों को मार देते हैं। तभी अचानक से जमीन के अंदर से कुछ नाइफ निकलते हैं और फेंग को घायल कर देते हैं। और जब वो अपने आप को हील करने की कोशिश करता है तब वो गिर पड़ता है और अपने आप को हील नहीं कर पाता है। ये देखकर फिर जनरल शिया लियान को उसकी मदद करने को कहकर खुद उन सभी का सामना करने के लिए चले जाते हैं। इधर शिया लियान का गार्डियन स्पिरिट कहता है, मास्टर, मेरे पास एक थियोरी है, मगर मुझे पहले उसे कंफर्म करना होगा। ये कहकर वो जंप करता है, मगर अचानक से उस बैरियर से टकराकर नीचे गिर जाता है। और फिर वो शिया लियान को बताता है कि हम यहाँ पर फंस गए हैं। चारों तरफ ट्रीग्राम अरे बना हुआ है, जिस पर वो कहती है, मगर हम गेट को ब्रेक करके यहाँ से निकल सकते हैं, मैंने ये मूवी में देखा था। तब गार्डियन स्पिरिट कहता है, हाँ सही कहा, मगर पहले हमें अपना पोजीशन और टाइम को पता करना पड़ेगा, मगर मुझे इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ये सुनकर शिया लियान अपने बीस्ट को समन करती है और हम देखते हैं कि स्पिरिट आगे पता करने चला जाता है। फिर वो सभी एक गेट के थ्रू आगे बढ़ते हैं, जहाँ पहुंचकर शिया लियान कहती है, ये तो गेट ऑफ लाइफ नहीं बल्कि गेट ऑफ डेथ है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जनरल कहते हैं कि शिया लियान क्षीय पर्ल की वजह से वो सब चीजें देख पा रही हैं जो नॉर्मल इंसान नहीं देख पाता है। गेट की पोजीशन चेंज हो चुकी है और हम डेड पॉइंट पर आ चुके हैं। तभी यहाँ पर जो बंदा था वो कहता है, अरे ये इतना आसान नहीं होने वाला, तुम इतनी आसानी से नहीं बच सकते। ऐसा बोलते ही वो एक समुराई को समन कर देता है जो उनके ऊपर अटैक कर देता है, मगर शिया लियान का एक डीमन उसके ऊपर अटैक करके उसे घायल कर देता है। तभी यहाँ पर वो बंदा वापस से कहता है, ये इतना वीक नहीं हो सकता। और फिर वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मगर रिमोट टूट जाता है। यह देखकर वो बिल्कुल हैरान रह जाता है। इधर वो समुराई अटैक के लिए जा रहा था, तब एक शिया लियान का स्पिरिट उसके ऊपर अटैक कर देता है, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता है। तभी यहाँ पर स्पिरिट का डीमन कहता है कि मुझे आजाद करो, मैं इसे खत्म कर सकता हूँ। अब हम देखते हैं कि वो ना चाहते हुए भी उसे आजाद कर देता है। इधर लगभग शिया लियान मरने वाली थी, मगर तभी वो बीस्ट आकर उसे बचा लेते हैं और उसके अंदर से लू नाम का एक डीमन निकलता है। वो उस बीस्ट को वेपन बनाकर समुराई के ऊपर अटैक कर देता है। वेपन जाकर उस समुराई को काट भी लेता है और देखते ही देखते उसका हाथ भी काट देते हैं। तभी डीमन ब्लड कर्स को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और अगले ही पल डीमन उन अननोन बंदे के पास पहुंच जाता है और फिर वो कहता है, लगता है इसके पीछे तुम्हारा हाथ है। और फिर वो उसे पंच मारकर नीचे गिरा देता है, लेकिन तभी उसका साथी बीच में आकर उसे रुकने को कहता है, मगर वो रुकता नहीं है। तभी बीस्ट उसके पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके ऐसा करते ही डीमन वापस से स्पिरिट के फॉर्म में बदल जाता है। फिर वो बंदे बताते हैं कि तुम्हारा दोस्त यानबिंग यहाँ पर तुम्हें लेकर नहीं आया है, बल्कि वो तो चाहता था कि तुम सब यहाँ पर ना आओ, इसलिए यहाँ से वापस चले जाओ। अब जब वो सभी लोग वापस से जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तब उस बंदे का सादिक शियाओ को एक मैप निकाल के दिखाता है, जिसमें पूरे जगह की माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल मेंशन होती है, मगर उन सबको कुछ समझ में नहीं आता ये क्या भूल भुलैया बना रखा है। ये देखकर वो बंदा हंसते हुए कहता है, छोड़ो,
तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आने वाला है। तब शियालियान गुस्से में कहती है, कॉलेज में मेरा मेजर आर्किटेक्चर ही था, बहुत बड़ी इंजीनियर हूँ मैं। आगे फिर क्षाओ उन्हें एक एक करके उस मैप के हर एक एरिया के बारे में बताने लगता है। उसे समझने के बाद शियालियान कहती है, मैं मेंटली तो प्रिपेयर थी, मगर मुझे नहीं पता था कि ये इतना कॉम्प्लेक्स होगा। तभी जनरल सिगरेट निकालते हुए कहते हैं, हॉल ऑफ हीरोज से कोई भी वापस बचकर नहीं आ पाया है। जिस पर वो बंदा कहता है, मैं एक रेस्क्यू प्लान बना सकता हूँ, मगर फाइट तुम सभी को ही करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हम प्रिजन का सीन देखते हैं, जहाँ पानी के लिए कैदी तरस रहे थे। पानी पानी, आज ब्लू है पानी पानी पानी। तभी एक बंदा लाकर वहाँ पर पानी रख देता है। कैदी में तो इतना दम भी नहीं होता है कि वो सही से पानी के बकेट को ऊपर खींच पाए, मगर वो पानी देखकर इतना खुश हो जाता है कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वाह वाह वाह। ये देखकर यानबिंग को काफी बुरा लगता है। तभी वो वहाँ पर एक पिन निकालता है और पास्ट की बात याद करता है, जहाँ पर वो इस पिन से अपने हाथ की हथकड़ियों को खोल दिया था। जिस पर जनरल पूछते हैं, तुम्हें ये किसने सिखाया? तो यानबिंग बताता है कि उस इंसान ने जो चाहता है कि मैं मर जाऊं। प्रेजेंट में वो पिन से हथकड़ियों को खोल देता है और वहाँ से भागने लगता है। दूसरे कैदी उसे देखकर सोचते हैं, ये क्या मरने के लिए बाहर जा रहा है क्या साला? फिर यानबिंग सेल 20 को चेक करने जाते हुए सोचता है कि मैं उस लेडी को इसलिए नहीं ढूंढ रहा हूँ क्योंकि वो मेरी और लियांग की मोम है। वो ऊपर जाकर देखता है, स्केलेटन वहाँ पर पड़े हुए थे और एक इंसान मरने की हालत में था। वो लगभग पागल जैसा बिहेव कर रहा था और यानबिंग से बार बार उसकी हथकड़ियों को खोलने को कहता है। यानबिंग उसकी हथकड़ियों को खोलते हुए पूछता है, क्या तुमने यहाँ पर किसी लेडी को देखा है? वो मना करते हुए बताता है, मैंने सुना है स्पेशल कैदी को सेल 1 एंड सेल 3 में रखा जाता है, तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। तभी उन्हें बेल रिंग करने की आवाज आने लगती है, तो वो आदमी डरते हुए कहता है, वो आ गया, देखो वो आ गया, शायद उसने मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को नोटिस कर लिया है। ये सुनकर यानबिंग वहाँ से भागने लगता है, मगर तभी उसका सामना इस जगह के गार्डियन से होता है, जो कि बहुत खतरनाक है। यानबिंग उस पर हमला कर देता है, मगर गार्डियन उसे मारकर दूर फेंक देता है, एकदम मच्छर की तरह। तभी यानबिंग के स्पिरिट पूछते हैं, क्या हम बाहर आ जाए? हमें बाहर आने दो। लेकिन वो मना कर देता है, जिस पर गार्डियन कहता है, अरे बुला लो, उन्हें बाहर बुला लो, नहीं तो मारे जाओगे। फिर वो एक के बाद एक अटैक यानबिंग के ऊपर करना शुरू कर देता है और उसके फेस को पकड़ते हुए कहता है, मैं यहाँ का जेल गार्डियन हूँ, इंसानों से, स्पिरिट से, दोनों से कहीं ज्यादा ऊपर हूँ। मुझे मेरे एंसेस्टर्स ने इसकी रक्षा करने को कहा था और जल्दी से अपने स्पिरिट को बाहर बुला लो, नहीं तो तेरे हर एक हड्डी को तोड़ दूंगा टटाक टटाक करके। यानबिंग बोलता है, इतनी भी ज्यादा होशियारी ठीक नहीं है, तुम मुझे नहीं मार पाओगे। जिस पर वो कहता, अच्छा तो फिर ट्राई कर लो। ये कहकर वो उसके फेस को कुचलना शुरू कर देता है। तभी अचानक से यानबिंग की आंखें चमकने लगती हैं और स्पिरिट अपने आप ही बाहर आ जाती है। फिर स्पिरिट और गार्डियन के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। ड्रैगन आग के लावा में जाकर लावा से एक के बाद एक अटैक करने लगता है और जब गार्डियन पर इतने खतरनाक अटैक होते हैं तो वो दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह से भी ब्लड निकलने लगता है, सूर्यवंशी जैसे। तभी ड्रैगन वापस से हमला करता है, मगर वो उसे अपने हाथों से रोकते हुए कहता है कि अब तुम सिर्फ घोस्ट का पीछा करते हो, क्या ये बंदा तुम्हारा सेक्रीफाइस को डिजर्व भी करता है? लेकिन ड्रैगन उसकी बात ना सुनते हुए गार्डियन के ऊपर हमला करना जारी रखता है। तभी ड्रैगन अपनी डार्क एनर्जी से उसके ऊपर हमला कर देता है, मगर उसे कुछ नहीं होता है। फिर गार्डियन एक बुद्धा के स्टेचू को समन करता है, जिसके अंदर से एक लाइट निकलकर फ्लावर में बदल जाता है और फिर उस फ्लावर को गार्डियन हाथ में रख लेता है और तभी बुद्धा का स्टेचू उस ड्रैगन और स्पिरिट को अपने हाथों से कुचल देता है। और इस वजह से फिर होता यह है कि वो एक बीट्स ऑफ स्ट्रिंग में बदल जाते हैं। फिर आगे गार्डियन यहाँ पर कहता है कि अब 49 दिन में ये ब्लैक से व्हाइट में बदल जाएगा और ये मेरा पावर बन जाएगा, उसके बाद मैं इन्हें खत्म कर दूंगा। यह सुनकर यानबिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन भाई साहब, कुछ देर बाद हम देखते हैं कि गार्डियन उसकी बॉडी को घसीटते हुए उसको सेल में ले जा रहा था। साला कूतरिया ज्यादा होशियार बन रहा था साले। धीरे धीरे यानबिंग की आंखें खुलती हैं, तब वो कहता है, तुम मेरे से 2 बार फाइट किए हो और दोनों बार जिंदा बच गए,
तुम तो स्ट्रोंग होते जा रहे हो। मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ से भागना क्यों चाहते हो। देखो ये पूरी जगह रेड मैग्मा से भरा हुआ है। अगर तुम वापस से भागने की कोशिश की है तो मैं तुम्हें वापस से मारूंगा और ऐसे ही घसीटते हुए वापस से प्रिजन में लेकर जाऊंगा। फिर चिल्लाते रहना मम्मी मम्मी मम्मी। जिस पर फिर यानबिंग कहता है, मुझे ऐसे जो घसीट के ले जाओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे। गार्डियन कहता है, चुप, ना सुर है ना ताल है ना कुछ गाना तो आता नहीं है। यहाँ पर किसी की भी औकात नहीं है ऐसे बात करने की। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम डियाओ को गेम खेलते हुए देखते हैं। उसकी दोस्त पूछती है कि यानबिंग अभी भी वहाँ पर बंद है। मैं तो वहाँ पर रहने से अच्छा मर ही जाती, इतनी गंदी जगह है। जिस पर डियाओ कहती है कि मैंने तो बस उससे इतना सा कहा था कि उसकी मदर वहाँ पर है और उसने सरेंडर कर दिया। तो दोस्त पूछती है, क्या उसकी मॉम सच में वहाँ पर है? तो डियाओ बोलती है, मुझे क्या पता यार, बस कांस्टेबल ने कहा है कि उसे 1 to 3 सेल में ना जाने दिया जाए। बस उसे वहाँ पर एंशंट बिल्डिंग से रिलेटेड इंक्वायरी करने के लिए रखा गया है और मुझे तो अब ये पता करना है कि स्टार्टिंग के 3 ब्लॉक में आखिर रखा किसे गया है। वहीं इधर हम यानबिंग को गार्डियन से लड़ते हुए देखते हैं, मगर तभी उसका सपना टूट जाता है और वो सोचता है, क्या उसके पास कोई वीक स्पॉट नहीं है क्या यार? उसके पास तो अब मेरा स्पिरिट भी है। क्या कोई तरीका है उसका सामना करने का बिना अपनी स्पिरिट को खोए? और मैंने यहाँ के सभी सेल्स को भी चेक कर लिया है मगर कुछ भी नहीं मिला है। अब मुझे खाली बस नॉर्थ वेस्ट साइड को देखना है। फिर वो वापस से प्रिजन से भागकर नॉर्थ वेस्ट साइड जाने लगता है। उसे वहाँ पर एक मोटा सा दीवार दिखता है। उसे समझ नहीं आता कि वो आगे कैसे बढ़े। अब यहाँ पर भाई साहब को डर तो लग रहा था कि अगर वो स्पिरिट को समन करेगा तो गार्डियन को पता चल जाएगा, लेकिन ये भाई साहब डरते नहीं है। फिर भी वो स्पिरिट को समन करके वॉल तोड़ने को कहता है। वहीं इधर गार्डियन सोचता है, हे भगवान, ये लड़का फिर से शुरू हो गया। गार्डियन आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वो सर्वेंट को देखकर पूछता है, सभी चले गए, तुम क्यों नहीं गए? जिसके जवाब में वो अपने हाथ का साइन दिखाता है। जिस पर गार्डियन कहता है, अरे मैं तो भूल ही गया था, तुम तो बोल ही नहीं सकते। फिर वो उसके कार्ट को चेक करता है मगर उसे कुछ नहीं मिलता, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। बाद में पता चलता है कि यही सर्वेंट यानबिंग को बचाकर लाया था। तभी यहाँ पर यानबिंग अपने फॉर्म में आते हुए पूछता है, तुमने मेरी मदद क्यों की? जिस पर वो जवाब ना देते हुए यहाँ से जाने लगता है। तभी यानबिंग कहता है कि कल मैं इसी वक्त यहाँ पर मिलूंगा, जब तक तुम नहीं आओगे मैं यहाँ से मूव नहीं करूंगा। तुम्हें मेरी मदद अब करनी ही पड़ेगी। अगले दिन गार्डियन यानबिंग के रूम में जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि वो तो सोया हुआ है। लेकिन यहाँ पर वो गार्डियन कहता है, तुम्हें लगता है कि मैंने कल तुम्हें नोटिस नहीं किया था? अगर तुम अगली बार पकड़े गए तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। लेकिन यहाँ पर उस गार्डियन के जाने के बाद पता चलता है कि यानबिंग ने तो किसी और कैदी को मारकर यहाँ पर सुला रखा है और वो खुद तो वहाँ पर सर्वेंट का वेट कर रहा था। कुछ देर बाद वो यहाँ पर आ जाता है और फिर वो अपने हाथ के साइन से उस दीवार को खोल देता है। फिर यानबिंग भागकर अपनी मॉम का नाम चिल्लाने लगता है। सभी कैदियों से वो वहाँ पर पूछता है मगर किसी को भी नहीं पता था। एक कैदी वहाँ पर बोलता है कि मैं उसे जानता हूँ, लगता है तुम उसी के बेटे हो और तुम जब सीरियस होते हो तो उसी की तरह दिखते भी हो। मगर देखो, मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ पर है, मेरा उससे कनेक्शन टूट चुका है। मगर तुम इसे ले जाओ, इससे मेरे साथियों को पता चलेगा कि मैं जिंदा हूँ और वो शायद तुम्हें कुछ बता सके। और हाँ, अगर तुम्हें तुम्हारी मॉम मिल जाए तो उसे बताना कि मैं ये बैट जीत चुका हूँ। ये सुनकर यानबिंग आगे की तरफ बढ़ जाता है और जब वो एक सेल में जाता है तब वहाँ पर एक कैदी कहता है, अरे तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल उसी की तरह हैं। तुम यांग शाओ शाओ के बेटे हो ना? यानबिंग एकदम हैरानी से पूछता है, तुम मेरे पापा को जानते हो? तब वो कहता है कि उसने तुम्हारी मॉम का दिल चुराया था, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। फिर वो उनके पास्ट की कहानी बताता है। फिर आगे हम देखते हैं कि यानबिंग कहता है, अच्छा ऐसी बात है, मेरे पेरेंट्स 10 साल पहले अचानक से गायब हो गए। वैसे तुमको पता है कि उनके साथ क्या हुआ था? वो आदमी कहता है, अफसोस की बात है मगर मैं पिछले 10 साल से यहीं पर कैद हूँ। मुझे लगता है शायद मैं भी उसी दिन कैद हुआ हूँ। यानबिंग बताता है, ऊपर एक लेडी रहती है, शायद वो मेरी मॉम हो सकती है, इसीलिए मैं चेक करने जा रहा हूँ। क्या मैं आपको आजाद करवा दूँ? जिस पर वो यानबिंग को फीचर देते हुए कहता है कि इसे अपनी मॉम को दे देना
उसे पता चल जाएगा कि मैं जिंदा हूँ। और तुमने गार्डियन को तो देखा ही होगा, मैं उससे जीत नहीं सकता हूँ, वरना इस जंजीर की क्या ताकत जो मुझे कैद करके रख सके। आगे यानबिंग को ऊपर एक लेडी मिलती है, मगर अफसोस की बात होती है कि वो उसकी मोम नहीं होती है। वो बताती है कि तुम्हारी मोम और मैं दोनों ही हॉल ऑफ हीरोज के मेंबर्स हैं। मैं फ्रंट लाइन में थी और तुम जिन बंदों से मिलकर आ रहे हो वो भी हमारे साथी ही है। यह सुनकर तो यानबिंग के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। फिर वो पूछता है कि आप उनके मेंबर हो तो फिर आप यहाँ पर कैसे हैं? जिस पर वो बोलती है कि अरे ये बात तो मुझे भी नहीं पता। जिस पर यानबिंग पूछता है कि शियांग कुनलुन कहाँ पर है? आप सबने उसे ढूंढने की कोशिश की, वो आप सबका इंचार्ज है ना? जिस पर वो मना करते हुए बोलती है नहीं तो हमारा लीडर भी शायद यहीं पर कैद है और उसका नाम वांग फुओ है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम नन्हे यानबिंग को देखते हैं, जिसे देखते हुए मोम कहती है मुझे डर है कि कहीं एक दिन ये डार्कनेस की तरफ खींचा हुआ ना चला जाए, कहीं एक दिन ये ऐसा ना कहने लगे कि इसे इस दुनिया से नफरत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके दिल में हमेशा होप रहेगी। वो अपने बच्चों के साथ में सो रही थी और तभी उसे कुछ एहसास होता है और वो अपने घर से निकल जाती है। हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और वो लेडी आगे बताती है कि वांग फुओ और तुम्हारे डैड बिल्कुल भाई की तरह थे, वैसे तुम्हें क्या हुआ है? तो यानबिंग डर और गुस्से में बताता है कि हाँ ये वही है। तो ये सुनकर लेडी गुस्से में कहती है क्या? मैंने उसके ऊपर इतना भरोसा किया था, वो खुद आजाद घूम रहा है और उसने हमें यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया। वो गुस्से में अपने जंजीरों को तोड़ देती है। तभी यानबिंग कहता है कि हमें ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन सभी चीजें उसी की तरफ इशारा कर रही है। जिस पर लेडी कहती है कि यानबिंग मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, और वो उसकी तरफ क्रिस्टल फेंकते हुए कहती है जाओ उन्हें ढूंढो जिसकी हमें जरूरत है। देखो मैं यहाँ से निकलने वाली हूँ। यानबिंग वहाँ से जाते हुए सोचता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मोम हॉल ऑफ हीरोज के लिए काम करती थी और सभी मेंबर्स को यहाँ पर 10 साल से कैद किया हुआ है और किसी को कोई रीजन ही नहीं पता। यानबिंग को एक सेल दिखता है मगर उसे दरवाजा नहीं दिखता है, लेकिन तभी उसे लेडी की बात याद आती है जहाँ उसने कहा था कि वो बंदा ब्लाइंड है, इसीलिए तुम उसे आसानी से ढूंढ पाओगे। फिर वो उस बंदे के पास में पहुँचता है और बताता है कि बाई ने आपको याद किया है। जिस पर वो कहते हैं कि तुम्हारी मोम ने तो तुम्हें सिखाया ही होगा कि लॉक कैसे खोलते हैं। तभी यानबिंग उनका लॉक खोलते हुए कहता है हाँ मेरे पास सीखने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। तभी वहाँ पर गार्ड्स की आवाज आने लगती है। तो यानबिंग कहता है कि बाई ने कहा था कि आप मेरी मदद करेंगे। जिस पर वो बताते हैं कि तुम्हारी मोम 10 साल पहले ही मर चुकी है। यह सुनकर वो पूछता है क्या आप मजाक कर रहे हो ना? मैं 10 साल से उन्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ। वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, वो नहीं मर सकती है। और बेचारी लियांग को तो पता भी नहीं कि वो कैसी दिखती है, वो उनका कब से इंतजार कर रहा है। तब वो कहते हैं कि अगर तुम्हारी मोम जिंदा है तो वो तुमसे मिलने क्यों नहीं आई? देखो मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, अगर तुम सच में देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। मैं खुद तो नहीं देख सकता मगर मैं मरे हुए इंसानों की आंखों से दिखा सकता हूँ। और फिर वो उसे सब कुछ दिखाने लगता है और वो अपनी मोम की मौत को देखकर तेजी से चिल्ला पड़ता है। हम देखते हैं कि यानबिंग की बॉडी से एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है और इस चीज को गार्डियन भी देख लेता है और बस देखते से ही एक ही जंप में वो वहाँ पर पहुँच जाता है। यानबिंग यहाँ पर कहता है कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ घोस्ट टाउन के नाम कर दिया और उन्हें लास्ट में क्या मिला? तभी गार्डियन पूछता है लू क्या तुमने इसे कुछ ऐसा दिखाया है जो इसे नहीं देखना चाहिए था? जिस पर वो कहते हैं कि ये यांग शाओ शाओ का बेटा है। जिस पर गार्डियन बोलता है मैं इसे स्मेल कर ही बता सकता हूँ, अगर वो आज जिंदा होती तो मैं उसे अपने हाथों से मारता। यह सुनते से तो यानबिंग को गुस्सा आ जाता है और वो गार्डियन का गला दबाने लगता है। तभी गार्डियन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, तुमने मुझे हर्ट कर दिया। कितने पागल हो यार तुम। वैसे एक बात है, गुस्सा सही में इंसान को ताकतवर बना देता है, मगर तुम हो तो एक इंसान ही ना। ये कहकर वो आजाद हो जाता है मगर तभी यानबिंग फायर से अटैक कर देता है और अपने स्पिरिट को समन करता है। स्पिरिट गार्डियन के ऊपर एक के बाद एक एरो फेंकता हुआ जाता है जिस वजह से वो घायल भी हो जाता है और तभी जहाँ पर वो खड़ा था वहाँ का जमीन टूटने लगता है और तभी स्पिरिट अपनी पावर की मदद से उसके ऊपर एक के बाद एक हमला करते ही जा रहा था। तभी गार्डियन एक स्पेल कास्ट करने लगता है। इतने में यानबिंग स्पिरिट को गार्डियन को खत्म करने
का ऑर्डर देता है। इतने में ही दोनों का पावर क्लैश होता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। कैदियों को बिलीव नहीं हो रहा था कि गार्डियन आज मार खा रहा है, कैसे। इधर गार्डियन अपने असली फॉर्म में आ जाता है और सभी वेपन्स को चकनाचूर करते हुए कहता है कि आज तुम मेरे असली रूप का सामना करने वाले हो। इसी वक्त हमें यहाँ पर एक कहानी बताया जाता है जहाँ नॉर्थ में एक यंग मोंक आया था और उस यंग मोंक के पास इविल को खत्म करने का पावर था। सेंट ने इस बात को नोटिस किया और उसकी प्रैक्टिस में मदद की और उसे अपना शिष्य बना लिया। बाद में साउथ में वॉर स्टार्ट हो गया। उस वक्त दुनिया में इविल का कब्जा होने लगा था, तो फिर सेंट ने अपने मोंक शिष्य को उसे खत्म करने को भेजा और 500 साल बाद मोंक बड़ा हो गया और अभी भी वो सेंट का इंतजार कर रहा था कि वो आएंगे और उसे ले जाएंगे, मगर वो आए ही नहीं। और फिर आगे हम देखते हैं कि मोंक ने सोल को रास्ता दिखाने की जगह उन्हें कंज्यूम करना शुरू कर दिया और उसने उनके पावर को अपना बना लिया। बाद में जाकर यही मोंक इस जेल का गार्डियन बन गया। प्रेजेंट में तो अब गार्डियन अपने पावर का यूज करके स्पिरिट को कब्जे में कर लेता है। वापस से हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर यानबिंग उसे पंच पे पंच मारते जाता है। गार्डियन उसके पंच को अपने टकले से रोकते हुए उसे दूर फेंक देता है। तभी वापस से यानबिंग उसके ऊपर हमला करने आता है, लेकिन इस बार गार्डियन सिर्फ एक ही पंच में उसकी रिब्स की हड्डी को तोड़ देता है और कहता है कि वैसे तो मैं हमेशा से मर्सी में ही बिलीव करता हूँ, मगर तुमने जो काम किया है उसके लिए तो तुम्हें मौत नसीब होना चाहिए। तुझे पता है मैं यहाँ पर क्यों हूँ? ताकि तेरे जैसे बदतमीज लोगों को कब्जे में रख सकूं। सेंट ने मुझे 500 सालों से यहाँ पर इसी जगह को गार्ड करने को कहा है। खास करके तुम जैसे लोगों की वजह से मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। जिस पर यानबिंग कहता है कि तुम ऐसे पैदा नहीं हुए थे मगर ऐसे बन गए हो। मेरे और तुम्हारे में बहुत डिफरेंस है। मेरे पास दोस्त है मगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। देखो सेंट ने भी तुम्हें छोड़ दिया। यह सुनकर तो गार्डियन का गुस्सा बढ़ने लगता है और वो उसे मारने वाला था कि तभी उसके ऊपर कोई नाइफ चला देता है और इस वजह से उसे यानबिंग को छोड़ना पड़ता है। इधर यानबिंग की आंखें बंद हो जाती हैं और वो देखता है कि ये तो वही सर्वेंट है जिसने उसकी मदद की थी। उसे पास्ट की एक बात याद आती है जहाँ वो पूछ रहा था, मॉम क्या वुक्सिन ने आपको बचपन से मदद की है? तब वो कहती है कि हाँ, वो तुम्हारे डैड से भी ज्यादा रिलायबल है। तुम्हें पता है गार्डियन सोल और उसके मास्टर का बॉन्ड एकदम प्योर होता है। वो अपने मास्टर की तब तक जान बचाते हैं जब तक वो खुद नहीं मर जाते। मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वुक्सिन ही तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। और प्रेजेंट में यानबिंग देखता है कि उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि वुक्सिन ही होता है। अब यहाँ पर यानबिंग वुक्सिन से पूछता है कि क्या जो मैंने ओल्ड मैन की आंखों से देखा था वो सच है वुक्सिन? और गार्डियन वुक्सिन से कहता है कि तुम यहाँ पर कब से छुपे हुए हो? तुम अपने मास्टर को तो बचा नहीं पाए मगर इस बच्चे को बचाना चाहते हो। देख बेटा, अगर तू यहाँ पर छुपा हुआ रहता तो शायद बच जाता। इधर वुक्सिन अपने ब्लेड्स को निकाल लेता है उसका सामना करने के लिए। फिर उन ब्लेड से वो उन पर हमला कर देता है मगर गार्डियन स्टेचू को समन करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो वुक्सिन अपने आसपास शील्ड बनाकर बच जाता है और एक स्वॉर्ड से उसके स्टेचू स्पिरिट को 2 हिस्सों में काट कर खत्म कर देता है। फिर वो बहुत सारे ब्लेड से हमला कर देता है। तो यहाँ पर ब्लाइंड मैन सोचता है, वुक्सिन तुम वो कर पा रहे हो जो मैं नहीं कर सकता। इधर उन दोनों में कॉम्बैट फाइट स्टार्ट हो जाती है और दोनों एक दूसरे को बराबर का टक्कर दे रहे थे। फिर यहाँ पर गार्डियन कहता है कि तुम सिर्फ एक स्पिरिट हो, तुम अपने मास्टर के बिना कुछ नहीं कर सकते हो। अब तो तुम यहाँ पर अंडरग्राउंड में बस अटक कर रह चुके हो। तभी वो बीस्ट से हमला कर देता है मगर वुक्सिन उसके सभी अटैक को डोज कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जब यानबिंग की आंखें खुलती है तब वो अपने आप को दूसरी दुनिया में पाता है जहाँ पर वो एक आदमी को देखकर कहता है, जनरल तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? जल्दी से मुझे बाहर जाने दो। जिस पर जनरल उसे एक स्वीट पोटैटो देता है मगर यानबिंग गुस्से में कहता है, मुझे जल्दी से बाहर भेजो, मुझे उससे लड़ना है। 1 मिनट, लेकिन मैं लड़ किससे रहा था? मैं किसी अपने को भूल रहा हूँ, मगर किसे? हम देखते हैं कि ऐसे ही रात हो जाती है और अब वो अपने बारे में भी भूल जाता है। तब जनरल उसे चिंता ना करते हुए स्वीट पोटैटो पर फोकस करने को बोलता है। इधर रियल वर्ल्ड में हम देखते हैं कि अभी भी वुक्सिन और गार्डियन के बीच फाइट चल रहा होता है जहाँ गार्डियन उसका ब्लेड तोड़ देता है और कहता है, तुम्हारा तो बॉडी अब पहले की तरह हील भी नहीं हो रहा है, चलो अब उस बच्चे को मुझे दे दो।
और मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगा। फिर वो यानबिंग को मारने के लिए बढ़ता है, मगर वुक्सिन उसके बीच में आ जाता है और तभी उसे अपने मास्टर शाओ शाओ की बात याद आती है, जहाँ पर वो कहती है कि तुम्हारे पास एक पोशन है और उसे टाइम आने पर ही यूज करना, मगर उससे तुम्हारा लाइफ चला जाएगा। अगर जब भी मेरे बच्चे की जान की बात होगी तब तुम उसे यूज करना। और फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि वुक्सिन उस पोशन को पी लेता है और उसके तुरंत बाद ही उसकी बॉडी से एबंडेंट ऑफ एनर्जी बाहर निकल कर आती है। फिर वो अपने आप को हील करता है और गार्डियन का गला पकड़कर उसे गिरा देता है और पंचेस की उसके ऊपर धमाधम बारिश कर देता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम यानबिंग को सब कुछ भुलाकर खेती करते हुए देखते हैं, जहाँ जनरल उससे पूछता है अगर तुम्हारे पास एक बंदा मनी लेकर आए और दूसरा बंदा फेम लेकर आए तो तुम उसमें से किसको चूज करोगे? जिस पर वो कहता है कि किसी को भी नहीं, क्योंकि मेरे लिए दोनों ही इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये सुनकर जनरल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। आगे जब यानबिंग घर में जाता है तभी उसकी नजर एक आर्मर और वेपन पर जाती है और जैसे वो उसे उठाता है उसकी सभी मेमोरीज वापस आने लगती है। इधर रियल वर्ल्ड में हम देखते हैं कि वुक्सिन तो पूरा घायल हो चुका था, मगर तभी उसका स्पिरिट गार्डियन को पकड़ लेता है और फिर वुक्सिन वापस से उठकर उस पर हमला कर देता है। वहीं उधर दूसरे वर्ल्ड में उस घर में आग लग जाती है और वहाँ से यानबिंग बाहर आते हुए कहता है ये सब तुम्हारा टेस्ट था ना? देखो मुझे सब याद आ गया है जनरल, इसीलिए मेरे साथ चल रहो। लेकिन जनरल कहता है ये तुम सब क्या बोल रहे हो? मैंने तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए जगह दी और तुमने मेरे घर को ही जला दिया। जिस पर यानबिंग कहता अपनी बकवास बंद करो, तुम एक वॉरियर हो, तुम एक सिंपल लाइफ जीने के लिए पैदा नहीं हुए हो। जिस पर वो कहता है कि मेरे सारे सपने मर चुके हैं, मगर मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ, पर लास्ट टाइम। मेरा नाम जेंग जुनई है। और ये कहकर वो अपने फॉर्म में आ जाता है। इधर रियल वर्ल्ड में हम वुक्सिन को जमीन पर पड़ा हुआ देखते हैं। इधर गार्डियन यानबिंग को ढूंढने लगता है और तभी वो पीछे से उसी आर्मर को पहनकर उसे सील करने आता है। अब हम पास्ट का एक सीन देखते हैं, जहाँ पर यानबिंग यहाँ आने से पहले जेंग जुनई उसकी प्रैक्टिस करवाता है। उस प्रैक्टिस के बाद ही वो रियल वर्ल्ड में आ पाता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि यानबिंग गार्डियन के ऊपर स्वॉर्ड से हमला करने लगता है और वो डॉज करते हुए उसके स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और जोरदार पंच मारकर उसे दूर गिरा देता है। मगर तभी यानबिंग वापस से उठ खड़ा होता है। यह देखकर गार्डियन सोचता है अरे तेरी की तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मेरे पंच को सरवाइव कैसे कर पाया? एक हाइब्रिड भी मेरे पंच को सरवाइव नहीं कर सकता है। यानबिंग स्पेयर से उसे मारने आता है, मगर गार्डियन उसके स्पेयर को गोल गोल घुमाकर उसे दूर फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ ब्लाइंड मैन के पास उसके सभी साथी आ जाते हैं, जहाँ वो बताते हैं कि इस गार्डियन के ऊपर स्पिरिट अटैक का कोई भी हमला काम नहीं करने वाला है, इसीलिए बच्चा अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा है और ये अपने स्पिरिट को आर्मर की तरह यूज कर रहा है। इधर गार्डियन बीट्स से हमला कर देता है, मगर यानबिंग बीट्स पकड़कर उसे खींचने लगता है। यह देखकर वो गार्डियन बिल्कुल ही हैरान रह जाता है। तभी यानबिंग स्पेयर से हमला कर देता है, मगर गार्डियन उसके स्पेयर को अटैक करके उसके ऊपर उल्टा हमला कर देता है, जिस वजह से यानबिंग को बीट्स को छोड़ना पड़ता है। अगले पल गार्डियन स्टेटस स्पिरिट को समन कर देता है, जो अपने पाम से यानबिंग के ऊपर हमला करता है, मगर यानबिंग उसके अटैक को काट देता है। और अगले ही पल गार्डियन दूसरे स्पिरिट को समन कर देता है, जो तो फिर यानबिंग के ऊपर हमला करके उसे दूर फेंक देती है, जिस वजह से वो घायल भी हो जाता है। तभी जेंग जुनई बताता है कि तुमने उसके राइट शोल्डर्स को नोटिस किया होगा, सभी बीट्स उसने बनाया है, सिर्फ एक को छोड़कर। लगता है प्रेयर बीट्स उसकी वीकनेस है, इसीलिए हमें उसी पर हमला करना है। तभी जेंग जुनई सभी अटैक को डॉज करते हुए गार्डियन के ऊपर हमला करता है, मगर गार्डियन अपना हाथ उसके पेट के आर पार कर देता है। उसी वक्त अचानक से यानबिंग आता है और उसके हाथ को काट देता है, जिस वजह से बीट्स इधर उधर बिखर जाते हैं। और जैसी बीट्स बिखरते वो तेजी से चिल्लाता है और इसके साथ ही हर तरफ अर्थक्वेक आने लगते हैं। तभी हम एक पास्ट का सीन याद करते हैं, जहाँ जब गार्डियन को पता चलता है कि सेंट नहीं आने वाला है, तब वो गुस्से से पागल हो जाता है और सभी घोस्ट को मारना शुरू कर देता है। और प्रेजेंट में वो बिखरे हुए बीट्स को देखकर रोते हुए कहता है मेरे प्यारे बीट्स, मुझे सेंट ने ये दिए थे और बिना आयुस्ट्रो बीट्स के मैं सेंट के पास वापस अब नहीं जा सकता हूँ। फिर यानबिंग कहता है
कि अब ये नहीं लड़ सकता है। ये तो बस एक बेचारा मोंग था जो अपने मास्टर का इंतजार करता रह गया। और अब तो मुझे अपने सभी जनरल्स भी मिल चुके हैं। जनरल, तुमने काफी अच्छा किया, अब वापस आ जाओ। ये सुनकर वो दोनों वापस आ जाते हैं। फिर यानबिंग वुक्सिन को उठाकर ले जाने लगता है। तभी इतने में उनके ऊपर से कोई हमला कर देता है। हम देखते हैं कि कीन सभी सोल्जर्स को लेकर आ जाती है और देखती है कि गार्डियन तो पूरा घायल हो चुका है। तब वो सोल्जर को यानबिंग को खत्म करने का ऑर्डर देती है। तो यानबिंग उन्हें मारने को आगे बढ़ता है, मगर अचानक से उसके कदम रुक जाते हैं। इतने में उसके सभी साथी और हॉल ऑफ हीरोज जो कैद थे उसकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। अब हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जहां लू का साथी मैप को समझता है और बताता है कि ये जो लू है वो मैप के मामले में मास्टर है। वहीं इधर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि यानबिंग गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम सब लोग मौत के मुंह में क्यों आ गए, मैंने मना किया था ना। तभी xiaolian गुस्से में बोलती है, सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमें पीछे छोड़ने की। वहीं इतने में कीन सोल्जर को हमला करने का ऑर्डर दे देती है। सोल्जर उनके ऊपर हमला बोल देते हैं, हल्ला बोल। ये देखकर यानबिंग कहता है, वुक्सिन अभी नहीं तो कभी नहीं। इतने में वुक्सिन उसे मारकर बेहोश कर देता है। जनरल ये देखकर हैरान रह जाता है, मगर वो समझ जाते हैं कि अब उन्हें क्या करना है। वो यानबिंग को उठाकर किसी सेफ जगह ले जाने लगते हैं। इधर वुक्सिन गुस्से में कीन को मारने के लिए तैयार था। इतने में वो एक तालिस्मान जला देती है, जिससे दूसरी तरफ टॉप पर बैठे हुए हॉल ऑफ हीरोज के गू लीचान को पता चल जाता है और वो चारों तरफ शील्ड लगाने लग जाता है। इतने में हम देखते हैं कि उसके ऊपर भी हमला होने लगता है। तब उसके साथी उसकी मदद करने आ जाते हैं। दूसरी तरफ यानबिंग और उसके साथी एक टनल के थ्रू भाग रहे थे। गू लीचान टॉप पर जाकर देखता है, मगर उसे कोई भी दुश्मन नहीं दिखाई देता है। तब वो अपने स्पिरिट को समन करता है और एक एरो से जमीन पर हमला करता है, जिससे उसे यानबिंग और उसके साथियों की लोकेशन पता चल जाती है। लेकिन तभी जमीन से कुछ मिट्टी के बड़े बड़े गोले बाहर निकलते हैं, जिसे देखकर गू लीचान कहता है, वाह, इनकी सोच तो काफी अच्छी है। फिर वो उन गोलों पर हमला करता है। कुछ तो खाली होते हैं, मगर एक से xiaolian बाहर निकल जाती है। तभी गू लीचान उनके ऊपर हमला करते जाता है, जिस वजह से वो वापस नीचे गिर जाते हैं। तभी हॉल ऑफ हीरोज का मेंबर आकर अपने सोल्जर से कहता है कि हमारा मकसद है यानबिंग को पकड़ना, इसीलिए जल्दी से जाओ और उसे पकड़ो। इधर xiaolian और उस बंदे का स्पिरिट लड़ने को तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जनरल और हॉल ऑफ हीरोज का कमांडर आपस में लड़ने को तैयार थे। फेंगजा के ऊपर भी एक बंदी हमला कर देती है और वहीं दूसरी तरफ गू लीचान का ईगल यानबिंग को देख लेता है। जैसे ही ये गू लीचान देखता है, वो उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है और जाओ को तो वो नीचे गिरा देता है, जिस वजह से यानबिंग भी गिर जाता है। मगर जब गू लीचान पास जाकर देखता है, तब उसे पता चलता है, अरे ये तो सिर्फ एक पपेट है। तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जब ये सभी लोग टनल से जा रहे थे, तभी उन्होंने ये प्लान बना लिया था। तभी प्रेजेंट में गू लीचान जाओ के ऊपर हमला कर देता है, मगर तभी वो अपना स्पिरिट समन कर लेता है। इतने में ही कोई क्लॉक टावर को गिरा देता है, जिस वजह से शील्ड भी टूट जाता है। ये देखकर वो सभी लोग उस तरफ बढ़ने लगते हैं और इधर जाओ और उसका स्पिरिट भागने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जाओ का स्पिरिट चेंज हो जाता है यानबिंग में। फिर वापस से जाओ यानबिंग को उठाकर आगे बढ़ने लगता है। जब जाओ आगे बढ़ता है, तभी सोल्जर उसे देख लेते हैं और उसे मारने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन तभी दोनों जनरल आकर उसे बचा लेते हैं। फिर जाओ का साथी उसे रास्ता गाइड करता है और वो आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ गू लीचान सोचता है कि टनल तो अब डिस्ट्रॉय हो चुका है, अब सिर्फ 4 ही गेट बचे हैं जिससे वो बचकर भाग सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो साउथ के गेट से गए हो, जिस पर उसका स्पिरिट कहता है कि ईस्ट गेट से भी तो जा सकते हैं। उन्होंने ईस्ट का टावर तोड़ दिया, रास्ता ब्लॉक कर दिया ताकि तुम्हारा ध्यान ना जाए। ये सुनते ही वो अपने सोल्जर को ईस्ट गेट पर भेज देता है और वो खुद भी उसी साइड भागने लगता है। तो अभी आसमान में कुछ ब्लास्ट होने लगते हैं। ये देखकर जाओ एकदम हैरान रह जाता है। तभी यानबिंग के दोनों जनरल सभी सोल्जर को खत्म करने लगते हैं। इतने में जाओ घोड़े पर बैठ जाता है और यानबिंग को भी बिठा देता है और जनरल को फॉलो करने को बोलता है। यहाँ पर एक जनरल दूसरे जनरल को यानबिंग के साथ जाने को कहता है और खुद अपना भयानक पास्ट याद करते हुए उन सभी सोल्जर का सामना करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जाओ जाते हुए सोचता है कि मास्टर और गार्डियन के बीच सेफ जोन होता है, अगर वो खत्म हो जाता है तो गार्डियन स्पिरिट कमजोर पड़ने लगता है। 600 सेकंड का टाइम होता है, उसके बाद उनकी स्पिरिट कमजोर पड़ने लगती है। वहीं दूसरी
दूसरी तरफ जनरल लड़ते हुए सोचता है, मुझे तब तक इनके सामने खड़ा रहना पड़ेगा जब तक कि मास्टर यहाँ से बाहर नहीं चले जाते। हम देखते हैं कि जनरल तो घायल था और उसकी बॉडी से ब्लड निकल रहा था, मगर वो अपने मास्टर के लिए लड़ते जाता है। वहीं दूसरी तरफ सोल्जर जेंग के पीछे पहुंच जाते हैं। तब दूसरा जनरल बाहर आता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। तभी यहाँ पर डियाओ पूछती है, ओए कमांडर, स्पिरिट और मास्टर के बीच कितने डिस्टेंस का सेफ जोन होता है? तो वो कहता है कि 800 मीटर का। क्यों, तुम अपने स्पिरिट को पहले भेजना चाहती हो क्या? वो हाँ कहती है और अपने स्पिरिट को आगे भेज देती है। वहीं दूसरी तरफ पहला जनरल तो बहुत ज्यादा घायल हो चुका था, वो सही से चल तक नहीं पा रहा था, मगर अभी भी वो अपने मास्टर को बचाना चाहता था। तभी कई सारे एरो आकर उसे लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जाओ के पीछे डियाओ का स्पिरिट पहुंच जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि इतने में ही कोई उसे बचा लेता है और सामने से हम देखते हैं कि एक बंदा हॉर्स पर बैठकर आ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ छिया लियान का स्पिरिट उस बंदे के स्पिरिट से फाइट कर रहा होता है। इधर जनरल और कमांडर आपस में लड़ रहे होते हैं, जहां कमांडर जनरल के ऊपर भारी पड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ जाओ की जान जिसने बचाई थी, उसे देखकर वो खुश होते हुए कहता है, गुआन यू और फे, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी गुआन यू कहता है कि ये रास्ता तुम्हें टाउन से बाहर ले जाएगा, इसीलिए जल्दी यहाँ से आगे बढ़ो। वो थैंक्स कहकर यहाँ से आगे बढ़ जाता है और ये दोनों डियाओ के स्पिरिट का सामना करने लगते हैं। वो इतनी तेजी से स्पेयर मूव करते हैं कि लगता है कि अर्थक्वेक आ गया। गुआन यू यहाँ पर स्पिरिट को हरा रहा था और इतने में फे डियाओ के सामने से गुजरता है। यह देखकर कमांडर पूछता है कि क्या तुम इसे जानती हो? जिस पर वो कहती है कि तुम जाकर शियांग कुनलुन से पूछो। वैसे उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, अभी हमें यानबिंग पर फोकस करना है। वहीं दूसरी तरफ पहला जनरल अभी भी सोल्जर से लड़ रहा था, तभी उसकी मदद करने फे पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम वुक्सिन को घायल देखते हैं। तभी कीन अपने स्पिरिट को रोकते हुए कहती है, तुम हटो, अब मैं इससे डील करती हूँ। फिर वो अपने स्पेयर से वहाँ पर हमला कर देती है, मगर वुक्सिन उसके स्पेयर को तोड़ देता है और उसे मारकर दूर गिरा देता है। तभी हम देखते हैं कि उसके हाथ टूट जाते हैं और उसकी बॉडी गायब होने लगती है। इतने में वहाँ हॉल ऑफ हीरोज की मेंबर आती है और उसे अपने साथियों के पास ले जाती है। वो कहती है कि लेट आने के लिए माफी मांगती हूँ। फिर ब्लाइंड मैन को वो सभी अपना पावर देते हैं और वो सेंस करके बताते हैं कि अभी भी यानबिंग जिंदा है, अभी भी बैटल खत्म नहीं हुआ है। तो ये सुनकर लेडी आजाद कैदियों को सोल्जर को खत्म करने का ऑर्डर देती है। वहीं दूसरी तरफ गु लीचान दूर से ही एरो चलाता है और वो एरो सीधा जाकर जेंग के शोल्डर पर लगता है। फिर वो वहाँ पर दूसरा एरो चलाता है, मगर कोई और एरो आकर उसके एरो को टक्कर मारता है। हम देखते हैं कि ये किसी और ने नहीं बल्कि शान ने चलाया होता है। वहीं दूसरी तरफ छिया लियान का स्पिरिट अभी भी लड़ रहा था और वो दुश्मनों के स्पिरिट के पैरों को घायल कर देता है, मगर हम देखते हैं कि वो खुद बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, जिस वजह से जब दुश्मन स्पिरिट हमला करता है तब वो हील तक नहीं कर पाता है। छिया लियान टेलिस्मैन का यूज करके उसके चारों तरफ शील्ड बना देती है, मगर कोई दूसरा उसके ऊपर अटैक कर देता है। यह देखकर वो बिल्कुल हैरान रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ जनरल फाइट लगातार कर रहा था। वहाँ पर वो बंदा सोचता है कि मैं इसे कितना भी प्रोवोक क्यों ना करूं, ये अपना रियल स्ट्रेंथ यूज कर ही नहीं रहा है। इधर फेंगजा का बेटल वो तोड़ देती है, जिस वजह से फेंगजा सीधा नीचे जाकर गिरता है। तभी वो एरो चला देती है, तभी उनके साथी वहां बचाने आ जाते हैं और उन सभी को बचा लेते हैं। अब हम पास्ट का एक सीन देखते हैं, जहाँ पर जनरल और छियालियान सोच रहे थे कि अगर हमें कुछ हुआ तो हमारा साथ कौन देगा। तभी वहाँ पर यूहान, टाइगर और टोंग तीनों आ जाते हैं उनका साथ देने के लिए। टाइगर फेंगजा की मदद करने के लिए पहुँचती है और बंदी से लड़ने लगती है। वो बंदी पूछती है कि तुम्हारा गार्डियन स्पिरिट कहाँ पर है? तो टाइगर कहती है कि मेरा स्पिरिट तुम्हारा स्पिरिट से ही सिर्फ लड़ना चाहता है। ये सुनकर वो चिढ़ जाती है और टाइगर के ऊपर हमला कर देती है। तभी टाइगर अपने आर्मर का फॉर्म बदलकर लड़ने लगती है और लड़ते लड़ते उस लड़की के हाथ घायल हो जाते हैं। तब टाइगर कहती है कि अगर तुम्हारा हाथ घायल है तो हम दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जिस पर वो कहती है, अरे मेरा हाथ ही घायल हुआ है, मैं अभी भी लड़ सकती हूँ। ये सुनकर टाइगर उसके ऊपर अटैक करती जाती है और एक दीवार के साइड करके कहती है, अगर नहीं लड़ सकती हो तो अपने अपने रास्ते चलते हैं, और तुम्हें लड़ने का इतना ही शौक है तो अगली बार हम अपने अपने स्पिरिट से लड़ेंगे। ये सुनकर वो बंदी इम्प्रेस होकर ब्लश करने लगती है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि दोनों जनरल स्पिरिट अभी भी लड़े जा रहे थे।
दूसरी तरफ जाओ इस टाउन से बाहर चला जाता है और ये बात ब्लाइंड मैन को भी पता चल जाती है। तभी यहाँ पर लेडी कहती है कि यान बिंग ने कुछ अच्छे दोस्त बना रखे हैं। तभी वहाँ पर गार्डियन कहता है कि मुझे मार दो, मैं कभी भी बुद्धा के साइड नहीं जा पाऊंगा। अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मेरा स्ट्रेंथ वापस आते ही मैं उस बच्चे को जान से मार दूंगा। अब मैं फ्री हूँ, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। ये सुनकर लेडी उसका गला काट देती है। गार्डियन की आंखों से आंसू निकल रहे थे और उसे अपने सामने बुद्धा दिखते हैं। वुक्सिन की बॉडी भी धीरे धीरे गायब होती जाती है और आफ्टर वर्ल्ड में उसकी मुलाकात क्षाओ क्षाओ से होती है। आफ्टर वर्ल्ड में वो पूछती हैं क्या यानबिंग ठीक है? तब वो अपने फेस का मास्क निकालता है और पहली बार बोलता है हाँ वो अच्छे हाथों में है। अब हम टोंग को देखते हैं जो क्षियालियान की मदद करने पहुंचती है और अपने मैजिक से उस स्पिरिट को फंसा देती है और एक अजीब से डीमन को समन करके कहती है तुम वहाँ क्या कर रही हो, ऊपर आ जाओ। और फिर वो उसे लेकर वहाँ से निकल जाती है। जब दुश्मन का स्पिरिट उस मैजिक से बाहर निकलता है तब तक वो सभी वहाँ से जा चुके थे। गार्डियन को बचाने यूहान पहुँचा था, मगर जब स्पिरिट आगे से हमला करता है तब यूहान जल्दी जल्दी आग को बुझाने लगता है। दुश्मन अचानक से अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। इतने में जनरल आगे बढ़ता है और उस बंदे को पंच मारने लगता है, लेकिन वो बंदा भी कम नहीं था, वो भी काउंटर अटैक करता है। इतने में ही जनरल स्टोन ड्रैगन से हमला कर देते हैं। वो बंदा ड्रैगन को पंच मार मार कर तोड़ना शुरू कर देता है। इतने में ही उनका स्पिरिट स्टोन मैन में कन्वर्ट होकर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो बंदा धूल चाटते हुए नीचे गिर पड़ता है और फिर आखिर में हार मान लेता है। ये देखकर जनरल यूहान से पूछते हैं कि बाकी सब कहाँ पर है, जिस पर वो कहता है लगता है सभी यहाँ से निकल गए। तो इस पर जनरल कहते हैं फिर मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, और ये कहकर वो नीचे गिरने लगते हैं। तभी यूहान उन्हें संभाल लेता है। वहीं दूसरी तरफ शान और गु लीचान के बीच एरो का फाइट चल रहा था, जहां दोनों ही एक दूसरे के ऊपर एरो चला रहे थे। तभी गु लीचान लाइट्स में छुपकर एरो का हमला कर देता है, जिस वजह से शान को और उसके स्पिरिट को कुछ भी दिखाई नहीं देता है और अचानक से वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन यहाँ पर शान आइस वॉल बनाकर बच गया था और अपने आइस ईगल को आगे भेजता है। ये देखकर गु लीचान हैरान हो जाता है और अपने एरो चला देता है, मगर ईगल को कुछ भी नहीं होता है और वो उसे फ्रीज कर देता है। यह देखकर गु लीशन सोचता है कि मैंने आर्चरी को अपना 20 साल दिया, क्या सिर्फ फेलियर फेस करने के लिए? ये शान एक रियल वॉरियर है और आइस बॉय के नाम से जाना जाता है। आज मैं इससे हार गया। इधर कमांडर कहता है कि डियाओ अब तक तो यानबिंग रिवर क्रॉस कर चुका होगा, जिस पर डियाओ कहती है कि नहीं, उसे रिवर क्रॉस करने से पहले ही रोक लिया जाएगा। दूसरी तरफ जितने भी कैद हॉल ऑफ हीरोज थे वो सभी दुश्मनों के सोल्जर का सफाया करने लगते हैं। देखते ही देखते चारों तरफ लाशों का ढेर लगा देते हैं और अब हम देखते हैं कि ये जगह आग की चपेट में आ चुकी है। हर तरफ लड़ाई हो रही है और दूसरी तरफ डियाओ और कमांडर यानबिंग के पीछे पीछे जाते हैं और इधर कैद हुए हॉल ऑफ हीरोज सभी को खत्म करने के बाद सोच रहे थे कि अब किससे लड़ा जाए यार। फिर वो उस गद्दार से बदला लेने का सोचते हैं, जिसकी वजह से ये सभी 10 साल से यहाँ पर कैद में थे। आगे हम एक घास के मैदान को देखते हैं जहाँ सभी साथी मिलते हैं, जहाँ वो सभी पूछते हैं कि जनरल कहाँ पर है। इतने में यूहान जनरल को उठाकर वहाँ पर ले आता है। फिर वो कहते हैं कि मैं इसकी जान बचाकर यहाँ पर लेकर आया हूँ और तेजी से हंसना शुरू कर देता है। तभी वहाँ टाइगर भी आ जाती है और कहती है चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी यानबिंग कहता है कि रुक जाओ, अभी मेरा जनरल स्पिरिट आने वाला है, मुझे भरोसा है कि वो यहाँ पर जरूर आएगा। दूसरी तरफ हम जनरल स्पिरिट को देखते हैं जो दुश्मनों को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी उसके सामने 2 जायंट मॉन्स्टर आ जाते हैं, तो वो उन्हें भी काटते हुए कहता है मास्टर ने कहा था कि वो मेरा इंतजार करेंगे, मुझे वहाँ पर अभी पहुँचना ही होगा। फिर वो गेट पर पहुँच जाता है जहाँ वो शान से पूछता है कि क्या मेरे मास्टर जिंदा है? तब वो कहता है कि हाँ, और वो बाहर जा चुके हैं और तुम्हारा ही इंतजार कर रहा होगा। दूसरी तरफ यानबिंग अभी भी उसका इंतजार कर रहा था। इधर शान सोल्जर को आते देख याद करता है कि मैं पहले कमजोर हुआ करता था, मुझे हर कोई पंचिंग बैग की तरह ट्रीट किया करता था, मगर फिर एक दिन किसी ने मेरे लिए स्टैंड लिया। सब उसे बैड गाय कहते हैं, मगर मेरे लिए वो एक अच्छा इंसान था जिसकी मैं रेस्पेक्ट करता था। तभी सोल्जर उसे देखकर कहते हैं ये तो शेन है, किंग शियांग का भाई, मगर अब हमें इसका क्या करना चाहिए? जिस पर दूसरा सोल्जर कहता है मार दो इसे, कमांडर का ऑर्डर मिला है, ये एक धोखेबाज है जिसने दुश्मनों का साथ दिया।
तभी वो अपने 5 स्पिरिचुअल गार्डियन को समन कर देता है। वहीं दूसरी तरफ यानबिंग अभी भी अपने जनरल का वेट कर रहा था। ये बात उसके दोस्त भी अच्छे से समझ रहे थे कि स्पिरिट हमारे पार्टनर की तरह होते हैं जो जिंदगी भर हमारा साथ देते हैं। तभी यूहान यानबिंग के पास जाकर कहता है, देखो मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, मगर हमें अब निकलना चाहिए, जनरल वापस जरूर आ जाएगा। तभी उसका जनरल वहाँ आ जाता है और उसके कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वो बहुत घायल हो चुका था। वो यानबिंग को देखते ही घुटनों पर गिर जाता है। तभी यानबिंग कहता है, जनरल घर वापस आ जाओ, तुम्हारे लिए ये लंबा सफर होगा। फिर वो उसे वापस बुला लेता है और कसम खाता है कि अगली बार हॉल ऑफ हीरोज नहीं बचेगी। दूसरी तरफ हॉल ऑफ हीरोज इकट्ठा होती है और डिसाइड करती है जेल के अंदर डार्क इन्फर्नो में जाकर देखने का कि आखिर वहाँ पर कैद कौन है। इतने में वहाँ पर किंग शियांग आ जाते हैं, जिसे देखकर सभी सोल्जर झुकते हुए कहते हैं, क्या हमें इन्हें बता देना चाहिए? किंग शियांग कहता है, जल्दी से जाकर गेट बंद कर दो, कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर सोल्जर यस सर में जवाब देते हैं। इधर डियाओ किंग से कहती है कि तुम्हारे भाई ने क्या किया है ये तो तुम्हें पता ही होगा, तुम ये सब कैसे फिक्स करने वाले हो अब? जिस पर किंग कहता है कि तुम उसे जान से मार दो, मगर तुमने अगर ऐसा नहीं किया तो तुम उसे यहाँ से बचकर जाने दो। यह सुनकर डियाओ गुस्से में उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, मगर उसके साथी उसे रोक लेते हैं। यहाँ पर किंग शियान दीवार पर पंच मारते हुए कहता है, शेन तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की? अब सीन शिफ्ट होता है और हम डॉक्टर को कीन को हील करते हुए देखते हैं, जहां वो बताता है कि इसका थ्रोट आर्मर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। जिस पर किंग शियांग पूछता है, इसका ये हाल किया किसने? तब डियाओ बोलती है कि मुझे क्या पता। ये सुनकर वो वहां से जाते हुए कहता है, तुम इसका ध्यान रखो, बाकी चीजों को मैं संभालता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हम हॉल ऑफ हीरोज के बाकी मेंबर्स को देखते हैं, जहाँ वो बहस करते करते लड़ाई पर उतर आते हैं। तभी कमांडर वहाँ पर उनके बीच में आकर उनको रोकता है। इतने में वहाँ पर दस्तक होती है गू लीचान की, जो जाते ही पूछता है, ये बंदा कौन है? ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और किंग शियांग को एक सीक्रेट गेट से हम आगे जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो अंडरवर्ल्ड के लीडर से कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं इसके अब लायक हूँ। तब वो कहते हैं, चुप रहो, तुम मेरे पीछे आओ। आगे बढ़ने पर 2 गार्ड्स थे, जिन्हें लीडर साइड हटने को कहता है। जिस पर वो गार्ड्स बोलते हैं, मगर आपके साथ तो एक ह्यूमन है। जिस पर लीडर उनको डांटते हुए उन्हें साइड कर देता है और किंग शियांग को लेकर आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हुए वो सोचता है कि आखिर ओल्ड मैन ने इसे पपेट बनाकर क्यों रखा है, आखिर इसके अंदर ऐसा क्या स्पेशल है? आगे लीडर पूछती है कि क्या तुमने लिविंग और डेड का रिलेशन देखा है? जिस पर वो कहता है कि लिविंग यहाँ रखते हैं और डेड उस साइड पर, और वैसे ही सोल भी एक अलग दुनिया में रहते हैं। जिस पर लीडर कहता है कि बिल्कुल ठीक कहा, सब कुछ इस दुनिया में बैलेंस रहना चाहिए। इंसानी दुनिया में एक बच्चा पैदा होता है और मरकर खत्म हो जाता है, और उसका सोल कभी नहीं मरता है और बार बार रीइंकार्नेट होता जाता है। इसे देखो, यहाँ पर घोस्ट अपना रास्ता ढूंढता है। यहाँ उसे पता चलता है कि उसे अब कौन सा पाथ लेना है, मगर मैं इसे टच नहीं कर सकता। जिस पर वो पूछता है कि ये बैरियर किसने लगाया? तो लीडर बताता है कि फादर ने, शायद से। यहाँ के राज के बारे में सिर्फ 2 बंदों को ही पता है, एक तो ली को। ये याद करके किंग शियांग एक सेल के बाहर पहुंचता है और उसे तोड़ देता है। यहाँ पर उसे एक बंदा कैद दिखता है, जिसे देखकर वो पूछता है, तुम कौन हो? यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ शान पहुंचता है टीना के पास। वो बताती है कि अभी आराम करने का वक्त नहीं है। वहीं दूसरी तरफ यूहान बताता है कि शेन अब बहुत आगे बढ़ चुका है, अब वो यानबिंग और टाइगर से भी आगे है। अभी उसके पास पूरी की पूरी 5 स्पिरिट है। जिस पर शियालियान कहती है, मगर यानबिंग के पास तो 6 है। जिस पर वो बताता है कि स्पिरिट मैटर नहीं करता है, बल्कि ये मैटर करता है कि कौन उन्हें किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है, और इसके अलावा क्या उन स्पिरिट के बीच में सिंक है या फिर नहीं। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि यानबिंग यहाँ पर होता ही नहीं है। यानबिंग दरअसल वहीं कुछ दूरी पर था, जहाँ पर उसे किसी के होने का एहसास होता है और वो वहाँ पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर गिला बाहर आकर कहता है, तुम अभी भी नेचर को डिस्ट्रॉय करना बंद नहीं किए हो, गधेड़े। यहाँ पर आकर गिला बताता है कि कल होंग लियान को फांसी दिया जाएगा मेरी आंखों के सामने। मुझे लगता है कि तुम सब उसकी कुछ मदद कर सकते हो, इसीलिए मैं यहाँ आया। तभी वहाँ पर एक लड़की आकर कहती है, गिला तुमने रीयूनियन खराब कर दिया। उसे देखकर फेंग तो उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी गिला हैरानी से पूछता है, क्या वॉर स्टार्ट भी हो गई? क्या शान सही है? जिस पर वो लड़की कहती है,
हाँ कब का स्टार्ट हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम शान को देखते हैं जिसे टीना पीछे से चाकू घोंप देती है। तब शान कहता है कि तुम टीना नहीं हो सकती हो, आखिरकार तुम हो कौन। तो फिर वो अपने असली रूप में आते हुए बताता है मैं डेथ हूँ। वैसे तुम्हारे स्पिरिट बाहर क्यों नहीं आ रहे। अंदर शान के स्पिरिट को तराजू पर तोला जा रहा था। इधर वो बंदा और उसके 2 साथी आ जाते हैं और उसे जंजीरों में बांधते हुए बताते हैं कि अब शुइयों स्ट्रीट कार्ड के पत्तों की तरफ बिखर कर रह जाएगा। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की बताती है कि अब तक तो शान मर चुका होगा। यह सुनकर फेंग उसके ऊपर हमला कर देता है, मगर वो लड़की क्रो बनकर उड़ जाती है। उसका एक फीदर यानबिंग के हाथ में रह जाता है। तभी टाइगर कहती है कि मैं गेट की तरफ जा रही हूँ और तुम सब शान की तरफ जाओ। तभी जेंग यानबिंग से कहता है कि तुम्हें अभी डिसीजन लेना होगा, ऐसा डिसीजन लेना होगा जिससे तुम्हें बाद में रिग्रेट ना हो। फिर गिला कहता है कि तुम सिर्फ किसी एक को बचा सकते हो, या तो होंग लियान को या फिर शान को। अब डिसीजन तुम्हारे हाथों में है यानबिंग। यह सुनकर यानबिंग किसी एक को चूज करने के लिए हेजिटेट कर रहा था। अब यानबिंग यहाँ पर क्या डिसीजन लेगा, क्या होने वाला है आगे, वो तो हमें अगले सीजन में ही पता चलेगा, क्योंकि ये सीजन तो यहीं पर खत्म होता है।